हेलो फ्रेंड्स, सिंह जैस एकेडमी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। और इसके अंतर्गत हम अपने पहले टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, एक बेसिक सा टॉपिक है जो कि हमें क्लास 5th से पढ़ाया जाना शुरू होता है और अपर लेवल की एग्जामिनेशन तक इससे जुड़े सवाल आते हैं कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, इससे जुड़ी बातें क्या होती हैं, किस एंगल पे कौन सी चीजें हैं, अर्थ के किस लैटिट्यूड को किस नाम से जाना जाता है, किन दो लैटिट्यूड के बीच कैसी क्लाइमेट होती है। तो इसी से ही जियोग्राफी का एक बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है और एक बेस हमें देता है ताकि हम आने वाले इससे बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उन्हें समझ सकते हैं। जैसे हमारा क्लाइमेट इसी पे डिपेंड है, हमारी दुनिया में पाई जाने वाली वनस्पतियां इस पे डिपेंड हैं। तो बहुत सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं कि किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड के बीच की बात की जा रही है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समझ लें कि लैटिट्यूड आखिर होते क्या है। अक्सर इसकी बात होती है, कभी भी दिशा दिखाना होगा तो लैटिट्यूड, कभी भी दो एरिया के बीच की टेम्परेचर की बात करनी होगी तो लैटिट्यूड, किसी दो क्षेत्रों के बीच में पाए जाने वाले वनस्पतियों और जंगलों की बात होती है तो वहां भी हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ने को मिल जाता है, सुनने को मिलता है। तो इस कितनी इंपॉर्टेंट अगर है ये चीजें, तो आइए हम इसे बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं, ताकि हम आने वाले कोई भी ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़े तो अगर इससे बात कोई हो रही हो तो हमें कोई वहां पे दिक्कत ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। और अपने पहले टॉपिक को शुरू करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। दोस्तों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल की कंपैरिजन करते हैं हम लोग ग्लोब से। ग्लोब एक ऐसा पिंड होता है जो अर्थ की भांति बनाया गया होता है। उसे समझने के लिए अर्थ के डिजाइन को या फिर उससे जुड़े हुए तमाम जो बातें उस पर दिखाई गई होती हैं, लाइक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल ये जो लाइंस खींची गई होती हैं, अर्थ पे खींची गई एक लाइंस होती हैं और उसी का प्रतिरूप ग्लोब बनाया गया है ताकि हम ग्लोब को देख कर अनुमान लगा सकें कि धरती पर भी ऐसा ही कुछ होता होगा। क्योंकि हम धरती पे जो बातें हम कहते हैं कि भारत यहाँ पे है या यह देश यहाँ पे है, यहाँ पे समुद्र है, तो उससे सामने देखने के लिए दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ग्लोब पे देखिए या फिर मैप पे देखिए। तो मैप और ग्लोब उन्हीं चीजों को समझाने का एक जरिया होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ग्लोब के माध्यम से हम इन चीजों को कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि हम एक सर्कल यहाँ पे हम खींच लेते हैं और इस पे हम क्या करते हैं, कई लाइन्स खींच देते हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर जा रही होती है। पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली कुछ लाइन्स हमने यहाँ पे खींच दी। दोस्तों, दिशाओं की बात करें तो यदि किसी सीधी से फ्लैट सरफेस पे अगर हम प्लेन सरफेस पे अगर दिशाएं दिखाएं तो ऊपर की दिशा हमेशा नॉर्थ होती है, इस साइड की दिशा हमेशा ईस्ट होती है, दाहिने हाथ की ओर पूरब दिशा हमारे दाहिने हाथ की ओर होती है, बाएं हाथ की ओर हमारी पश्चिम दिशा और नीचे की ओर हमेशा साउथ होता है। उसके हिसाब से अगर कोई भी ऐसी रेखा जो अर्थ पे खींची गई हो, वैसी काल्पनिक रेखाएं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं अर्थ पे, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। अर्थात अर्थ पे खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। अर्थ पे खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश के नाम से जानते हैं। और यह जो रेखाएं हैं हमारी पश्चिम दिशा से पूरब की ओर खींची गई हैं। पश्चिम से पूर्व जाने वाली लाइंस जो कि पैरेलल होती हैं और उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, इन रेखाओं को खींचने का तरीका क्या होगा। अट रैंडम तो खींचने दिया होगा और धरती पे हमें दिखती नहीं है, इसलिए हमने इसे काल्पनिक नाम दिया है। और इसे खींचने का एक मानक होगा ना कि किस आधार पे खींचे गए। ऐसे तो कोई खींच नहीं देगा कि चलो 10 लाइन खींच दिया, हो गया यही लैटिट्यूड। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसका सेंटर लिया जाता है। किसी भी सर्कल का एक सेंटर होता है, उसे लेकर के माना जाता है कि यहां से यहां तक का एक हमने एंगल बनाया वो 1 डिग्री का है। तो इसी लाइन को खींच के सामने मिला देंगे और नाम रख देंगे 1 डिग्री। अब एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, कोण हो जाएगा हमारे 2 डिग्री का। उसी जहां पे 2 डिग्री कट कर रही होगी उसे बढ़ा के हम लिख लेंगे 2 डिग्री। इस तरह से हम ऊपर तक करते हुए अपने सारे लैटिट्यूड खींच लेते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए, तो अब इतनी सारी लाइंस हैं, उनको समझना मुश्किल है। जितनी लाइंस होती हैं एक एक की बात अगर की जाए तो हमारे पढ़ाई की दृष्टि से, हमारे समझने की दृष्टि से वो जटिल हो जाएगा। तो हम कुछ प्रमुख लैटिट्यूड्स के बारे में जान लेते हैं जिनसे हमेशा हमें काम पड़ने वाला है। तो सबसे प्रमुख जो इसमें से लैटिट्यूड है, जो हमारी अक्षांश की रेखा है, वो है 0 डिग्री।
जो कि एकदम मध्य में खींची गई होती है। अर्थ के बीचों बीच या ग्लोब के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और ये अर्थ को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये बीच से क्या कर देती है, दो गोलार्धों के रूप में अर्थ को बांट देती है, ग्लोब को बांट देती है। इसे हम 0 डिग्री कहेंगे। अब इसके साथ ही साथ यहाँ से शुरू हो जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और डिग्री बढ़ते बढ़ते जो लैटिट्यूड्स की संख्या है ये 90 पे आकर रुकती है और वह जगह हमारी बन जाती है नॉर्थ पोल। मतलब 0 डिग्री से ऊपर जब हम जाते हैं तो 90 और लैटिट्यूड्स हमें देखने को मिलते हैं और अंत में जाके एक डॉट के बराबर रह जाता है जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। छोटा सा हिस्सा बचा रह जाता है जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। ऐसा ही दक्षिण की ओर होता है। यहाँ भी 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए एक जब 90 का एंगल यहाँ बनता है तो वो जो हिस्सा हमारा बनता है वो हमारा साउथ पोल हो जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये थे हमारे दो पोल। और ये बढ़ते बढ़ते अभी मैंने बताया कि एंगल बनाए गए यहाँ से और उन्हीं के आधार पर ही हमने लैटिट्यूड के नाम रख दिए। तो कौन से ऐसे प्रमुख लैटिट्यूड हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, आइए देख लेते हैं। 0 डिग्री हमने जान लिया जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसके दूसरे नाम है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि ये रेखा तो हमारी ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री एंगल, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके अलावा कुछ प्रमुख और लैटिट्यूड है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके नाम हम जान लेते हैं। यह जो रेखा है जो 0 से ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, इसके लिए जो भी ऊपर के लैटिट्यूड्स होंगे उनके लिए हम हमेशा नॉर्थ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे ये महत्वपूर्ण हमारी लाइन है 23 और हाफ, 23 डिग्री 1/2 मिनट, ठीक है। 23.5 डिग्री ऐसे बोल सकते हैं। 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो हमारी उत्तर दिशा में है, तो इसे हम नॉर्थ, क्योंकि 0 से काट दी तो ऊपर की रेखा हमारी उत्तर हो जाएगी। और सॉरी यहाँ लिख देते हैं 23.5 की ये जो है ये साउथ की है, तो इसे हम दक्षिणी 23.5 करते हैं। ऊपर के जो 23.5 की लाइन है, 23.5 की जो रेखा है 23 डिग्री पे जो ऊपर की ओर है उसका नाम हम कैंसर करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर की जो 23.5 डिग्री पे बनी रेखा है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और उसी तरह 23.5 डिग्री साउथ की जो रेखा है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा और नीचे वाली को कहते हैं मकर रेखा, जो कि 23.5 अंश पे जा रही होती है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। इनके नाम हमने देख लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इनके दो प्रमुख रेखाएं हो गई और इनके नाम हो गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दो ही प्रमुख लाइंस हैं जिनका सबसे ज्यादा हमें काम पड़ता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट बहुत सारी हैं, लेकिन इनके जो काम है, इनसे जो हमें पढ़ना है, इनके बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों के बीच को लेकर के बहुत सारी बातें हमें आगे पूछी जाती है। तो ये हमारी 23 1/2 नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 1/2 साउथ हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो रेखाएं होंगी। अब इनके साथ साथ यहां पे एक और लाइन होती है 66 नॉर्थ, मतलब 66.5 डिग्री पे जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त हिंदी में बोलते हैं। और नीचे सेम वैल्यू पे, मतलब क्या, 66 1/2 साउथ पे भी एक ऐसी ही रेखा होती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ नहीं, अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल आप जानते हैं, ऊपर अंटार्कटिक है, नीचे ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक, तो ये हमारा है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ये कुछ प्रमुख हमारी लाइंस हो गई, जिसे आप देख लीजिए एक बार और। आर्कटिक सर्कल, सॉरी ये रहा, ये हमारा नॉर्थ पोल है, आपको बता दिया मैंने। नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, तीनों नाम। यहां आएंगे तो इसे हम कहेंगे
ये वाली वैल्यू है, ये हमारी मकर रेखा है, इसे हम कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। तो ये हमारा पूरा कुछ महत्वपूर्ण ये हमारी लैटिट्यूड्स हैं। ऐसे बीच में बहुत सारी होती हैं, जैसे 23 और 66 के बीच में तो बहुत सारी होंगी ना, तो ऐसे करके अगर हम इनको काउंट करें तो यहां से ऊपर भी 90 लैटिट्यूड्स होती हैं और इक्वेटर से नीचे भी 90 लैटिट्यूड होती हैं। तो टोटल हमारे लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी हो गई? 180। एक हमारे जीरो से ऊपर 90, जीरो से नीचे 90 लैटिट्यूड, तो टोटल मिला के हमारे हो गए 180 लैटिट्यूड। लेकिन साथ ही में जो जीरो वाली लाइन है वो भी एक लैटिट्यूड की तरह ही काम करती है, बीच में है, वो भी एक रेखा ही है। सबसे बड़ी रेखा जो हमारी होती है भूमध्य रेखा होती है। इस तरह से टोटल अगर हमारे लैटिट्यूड जो बनेंगे वो हो जाएंगे 181। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ पे कितने लैटिट्यूड पाए जाते हैं तो आपका जवाब होगा 181। और एक और खास बात कि हर लैटिट्यूड के बीच की दूरी 111 अर्थात 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर के अंतर पे एक एक लैटिट्यूड खींची गई होती है। मतलब क्या, अगर 0 डिग्री पे हम हैं और कोई कहे कि हम 1 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़े हैं तो इसका मतलब कि वो हमसे 111 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। अब ये सब लैटिट्यूड वगैरह बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ये इसीलिए बनाई गई है ताकि हमें पता चले कि किसी चीज की अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई कह दे कि हम आपसे, आप अगर 0 पे खड़े हैं और कोई कहे कि हम 2 डिग्री पे खड़े हैं तो इसका मतलब 111 into 2 वो आपसे 222 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है। वो 2 डिग्री अगर सपोज करें यहाँ पे है तो वो हमसे यहाँ पर खड़ा होगा। 111 किलोमीटर एक के बीच में गैप है, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 अर्थात 222 किलोमीटर की दूरी पर बाद में हमसे खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 2 डिग्री ये है तो ये यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक है, तो हमें इतना तो पता चल जाएगा कि ये इंसान इतनी ही दूरी में कहीं है। दूरी यही है, इतनी ही लंबाई में कहीं ना कहीं है। इतनी बातें हमें पता चल जाती हैं। एक बार हम फटाफट लैटिट्यूड से जुड़ी चीजें देख लेते हैं, क्योंकि हम अब इसे हटा देंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखते हैं, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल होता है, उसके बाद हमारा 66½ मतलब आर्कटिक सर्कल, उसके नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे हमारा इक्वेटर, उसके नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंत में अंटार्कटिक सर्कल। हिंदी में अंटार्कटिक सर्कल, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल। इतनी सारी चीजें होती हैं, सबके बीच में 111 किलोमीटर का गैप होता है और टोटल 181 लैटिट्यूड्स पाई जाती हैं। लैटिट्यूड वह रेखा होती है, वह काल्पनिक रेखा होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई दिखाई देती है। मैप पे ग्लोब पे खींची गई होती है। ग्लोब पे खींची हुई वह काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, नॉट पूर्व से पश्चिम, ग्लोब पे खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 181 होती है और सबके बीच 111 किलोमीटर का गैप होता है। होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसे मिटा देते हैं और आगे कुछ देखते हैं। हमने लैटिट्यूड से जुड़ी हुई सारी बातें देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। एक बार और हमने सर्कल खींचा, इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसे बना लेते हैं। ये हमने वही चीजें फिर से बना ली। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूड वह रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड को हिंदी, लॉन्गिट्यूड अगर हम लिख दें यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, तो इसे हिंदी में देशांतर कहते हैं। इसे हिंदी में देशांतर रेखाएं कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं। इसकी डिफिनीशन अगर कोई पूछे तो हम ये बताएंगे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिलाने वाली, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। ये चीज हमने देख लिया यहाँ पे। अब दोस्तों देखते हैं देशांतर से जुड़ी बातें। अब देशांतर को समझने के लिए सबसे पहले हम किसी एक रेखा को आधार मान लेते हैं। सपोज करिए इसे हमने आधार मान लिया और इसका नाम रख दिया 0 डिग्री। 0 डिग्री रख दिया। एक गोले के बारे में अगर बात किया जाए तो गोले पे बनने वाले पूरे एंगल कितने होते हैं? एक गोले पे, एक वृत्त पे बनने वाले सारे कोण कितने होते हैं? 360 डिग्री। सही बताया, 360 डिग्री सारा कोण बनता है एक वृत्त के अंतर्गत। इसका मतलब धरती भी अगर गोल है, अगर ग्लोब भी गोल है तो उससे भी 360 का एंगल होगा जी। तो उसी हिसाब से 0 डिग्री
कि अगर एक को मान लेते हैं तो ऐसे ही करके 360 इस पे खींची गई लाइंस होती हैं, मतलब पूरे अर्थ पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। और अगर ये जीरो है, अगर ये 0 डिग्री है तो इसके पीछे वाली जो लाइन होगी वो हमारी 180 होगी, क्योंकि वहां से अगर काट दें तो अर्थ 180 और 180 के दो पार्ट में बढ़ जाएगी, ऊपर से काट दें तो 2 भागों में बढ़ जाएगी। ऐसे जो काटते हैं वो 0 डिग्री एंगल पे काटते हैं, वो लैटिट्यूड होता है। अगर सीधा गेंद को ऊपर से काट देते हैं तो 2 भागों में वैसे भी बढ़ जाएगा। अगर बॉल हम देखें तो बॉल के बीच में एक सर्कल होता है, एक परत बनाई गई होती है बॉल को पकड़ने के लिए। उसे अगर सीधे पकड़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर उस बॉल को ऐसे पकड़ के देखते हैं और बीच से काट देंगे तो 0 जहां ऊपर कटेगा वो नीचे जब होके आएगा तो 180 होता है। सेम वही बात यहां भी बताई गई है कि 0 डिग्री 180 एक जैसे एक ही एंगल होते हैं जो आगे पीछे, क्योंकि 3D पिक्चर है, हम व्हाइट बोर्ड पे आपको अच्छे से दिखा नहीं सकते। ये पीछे की ओर जाके हमारा 0 वाला ही 180 हो जाता है। काउंट करते बढ़ते 1 2 3 4 करते हुए जब बढ़ेंगे ना, तो जब इसके पीछे जाएंगे तो जो 180 वाला होगा सामने उसके 0 पड़ेगा और वैसे घूम के आके यहाँ पे 360 खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी 0 डिग्री जो लाइन है इसे ही आधार मान के बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं 0 डिग्री लाइन के बारे में क्या है। 0 डिग्री लाइन को ही इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री रेखा को इंटरनेशनल टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी रेखा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे समय निकाला जाता है। लाइन से कैसे समय निकाल सकते हैं? तो ये जो लाइन है, ये जो 0 डिग्री लाइन है, यह इंग्लैंड देश के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। इंग्लैंड देश के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है और वहां पे जो वक्त होता है उसे ही पूरी दुनिया के लिए एक समय मान लिया जाता है, एक मानक समय मान लिया जाता है। कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है और उसे ही इंटरनेशनल समय मान लिया जाता है, मान लिया गया है। तो अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि हमें इन लाइंस की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ये करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या फायदा हमें होता है इन सब चीजों को जानने से। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कहता है आपसे कि मैं 1 डिग्री नॉर्थ में खड़ा हूं, 1 डिग्री लैटिट्यूड पर नॉर्थ में खड़ा हूं, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मुझसे ये इंसान, अगर ये 0 है तो मुझसे ये इंसान 111 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर की ओर है, मतलब मेरे उत्तर दिशा में ये 111 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन तब भी आपके पास यहां से यहां तक का क्षेत्र होता है जो आपके लिए मुश्किल है ढूंढना। तब अगर वो ये कह दे एक्स्ट्रा जानकारी देते हुए कि मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पर 0 लॉन्गिट्यूड के कट वाले बिंदु पे हूं, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे या फिर 1 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड पे 0 डिग्री के कट वाले बिंदु पे हूं, तो 1 डिग्री नॉर्थ तो हमारी ये हो गई, 1 डिग्री नॉर्थ हमारी ये हो गई। अब उसके साथ साथ अगर हम देखें कि 0 डिग्री का लैटिट्यूड कहाँ है, 1 डिग्री का नॉर्थ ये हो गया, अब 0 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड हम देखें तो हमारे यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आगे कट करती है और ये हमारी 1 डिग्री की लैटिट्यूड है। इन दोनों के कट पे अगर कोई कहे कि मैं यहाँ पे हूँ तो हमें बिल्कुल ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, हम जान जाएंगे कि ये इंसान यहाँ पर है। और इसका उपयोग किया जाता है मशीनरी में, मिसाइल्स में, टेक्नोलॉजी के कामों में। जैसे अगर कोई दुश्मन देश है उसकी हमें लोकेशन पता हो जाती है कि वह 1 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पे 0 डिग्री के कट पे खड़ा है, मतलब 1 डिग्री यहाँ है और 0 के कट पे खड़ा है, तो सीधे हमें उसकी लोकेशन मिल गई। यही डाटा हम मिसाइल्स में फिट कर देते हैं और मिसाइल यहाँ से लॉन्च की जाती है और सीधा जाके वहीं पे गिरती है जहां आपकी लोकेशन उसे दी गई होती है। तो ये है स्थिति का पता लगाना। किसी देश के बारे में अगर जब भी हम व्हाट्सएप से किसी को अपनी लोकेशन शेयर करते हैं तो ये नहीं बताता कि आप हम इस गांव में हैं, वो हमें वही लोकेशन इसी माध्यम से शेयर करता है कि ये इंसान इस लैटिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड के कट पे खड़ा है, वहां आप उसे जा सकते हैं। अब वही डाटा सामने का उसका गूगल मैप इजीली पढ़ लेता है और हमें डायरेक्शन दिखाता है कि आपको ऐसे ऐसे पहुंचना है। हम उसे नहीं समझ सकते। अगर हमें ऐसे ही डाटा दे दिया जाए कोऑर्डिनेट की 35 डिग्री नॉर्थ में हम 25 लॉन्गिट्यूड के कट पे हैं तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो मशीनी लैंग्वेज समझने वाले एप्लीकेशंस हैं वो इजीली समझ जाएंगे कि हमें किस दिशा में ले जाने की बात
कर रहा है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की क्या उपयोगिता रही होगी। आगे इसकी उपयोगिता आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब दो लैटिट्यूड का उदाहरण लेकर के आपको बताया जाएगा यह जो हिस्सा बीच का है, जो 23 डिग्री अप और 23 डिग्री डाउन, मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच में जो गर्मी होती है सबसे ज्यादा पड़ती है। इस वजह से हमें इस क्षेत्र में विभिन्न तरह की अलग चीजें अनुभव करने को मिलती हैं। तो ये बातें आपको उस समय ज्यादा समझ में आएंगी कि हमने ये नहीं पढ़ा होता तो हमें कैसे समझ में आता। तो सारी उपयोगिता उसकी आगे धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ लिया। अब आइए हम चलते हैं अपने देश भारत की ओर, समझते हैं उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेट्स गो। दोस्तों उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही चीजें आपको अक्सर इस चैनल पे मिलती रहेंगी जो आपकी नॉलेज के लिए हो, जो आपके आने वाले फ्यूचर के कंपटीशन के लिए हो। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम भारत की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र की लोकेशन ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हमें उसके कोड जरूरी होते हैं, उसकी वैल्यू जरूरी होती है। तो इस हिसाब से भारत हमारा इस ग्लोब पे, इस अर्थ पे हमारा भारत कहाँ है। भारत की बात की जाए तो भारत कहाँ है, तो हम सबसे पहले इक्वेटर खींच लिए। अब इसके बाद हम यहां से चलना शुरू करते हैं ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ऊपर जब हम आते हैं तो जो लैटिट्यूड हमें यहां मिलती है उस जगह पे 8 डिग्री 4 मिनट पे जाते हैं हम जब, तो हमें भारत का निचला हिस्सा टच हो जाता है। मतलब हम भारत पे पहुंच जाते हैं, भारत के निचले सतह पे हम टच कर लेते हैं। इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ देखिए भारत की सबसे निचली जो वैल्यू है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। मतलब जब हम 0 से ऊपर बढ़ते हैं, 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ में बढ़ते हैं, तो जब हम 8 डिग्री 4 मिनट पे पहुंचते हैं तो हम भारत के निचले हिस्से को टच कर लेते हैं। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब हम 37 डिग्री 6 मिनट तक पहुंचते हैं, यहां तक मान लीजिए 37 हमारा ये रहा हो, ये 37 नहीं है 66 पर होगा, बस समझने के लिए समझिए इसे कि अगर 37 यहां पर है तो 37 डिग्री 6 मिनट पे हम भारत के जम्मू कश्मीर के इलाके को छोड़ने वाले होंगे। मतलब भारत हमारा ऊपर अब समाप्त तो होने वाला होगा। तो ये हमारा पूरा विस्तार है भारत का। अगर हम भारत का मैप इसमें छोटा सा बना ले समझने के लिए, तो ये हमारा भारत है जो कि इसी बीच में है, उत्तरी गोलार्ध में। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट पे समाप्त हो जाता है। तो ये थे हमारे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन बीच में आप कहाँ हैं ये बताइए। बीच में यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा जगह खाली है, आप कहाँ हैं? तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड जानना पड़ेगा कि ऊपर से जो आता है वहां पे कहाँ है। तो वहां पर अगर 68 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पे हमने माना था, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरब दिशा, इधर वाली दिशा क्या होगी? पूरब होगी। अभी मैंने ऊपर समझाया था। तो इधर जब आप पूरब की ओर बढ़ते आते हैं तो जो डिग्री सबसे भारत को पहले टच कर देती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। मतलब ये इस अंक का, इस वैल्यू का जो लॉन्गिट्यूड है वो भारत का सबसे पूर्वी छोर है। और सबसे इधर से जो ऊपर से लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरती है ग्लोब को नीचे की ओर साउथ पोल को मिलाते हुए, वो है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पे ऊपर समाप्त हो जाता है। और भारत का क्षेत्र इधर का विस्तार, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पे शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। और इसी बीच के जो क्षेत्र है उसे हम अपने देश भारत के रूप में जानते हैं। ये हमारी ग्लोब में स्थिति है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत कहां पर ग्लोब में है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी दिशा में और पूर्वी दिशा में। उत्तर है 0 की तुलना में क्या बोलते हैं इसे, इक्वेटर की तुलना में ऊपर है, और साथ ही साथ पूर्वी दिशा में नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे इसका 68 पॉइंट से लॉन्गिट्यूड से शुरू हो जाता है और समाप्त होता है भारत जाके 97 डिग्री 25 मिनट्स पे। और नीचे से अगर हम इक्वेटर से ऊपर बढ़ते हैं तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत हमें मिल जाता है। और जब 37 तक हम पहुंचते हैं तो हमारा भारत समाप्त हो जाता है। ये था हमारा भारत का एक्सटेंट, विस्तार भारत का। अब हम देख लेते हैं कि भारत की टाइम और इंटरनेशनल टाइम के बीच में क्या संबंध है और कैसे टाइम निकाला जाता है। तो इसके लिए हम छोटी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं।
आइए समझते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं। जैसे आपके घर में कोई फॉरेन रहता होगा या फिर आपने किसी का सुना भी होगा, अमेरिका का तो सुना ही होगा कि यहाँ का टाइम या वहाँ के टाइम में 24 घंटे का गैप है। कई ऐसे देशों के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होते हैं। ठीक 24 घंटे का है या नहीं, ये तो डिपेंड करता है किस देश में आप हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर हमने सुनना है कि यहाँ कुछ और बज रहा होता है, वहाँ कुछ और बज रहा होता है। तो ये कैसे होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक दिन जो हमारा होता है 24 घंटे का होता है। एक दिन हमारा होता है 24 घंटे का, और 24 घंटे में हमारी अर्थ एक बार सूरज का पूरा चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब है कि 360 डिग्री जब अर्थ घूमती है, 360 डिग्री जब अर्थ घूमती है तो उसे 24 घंटे लगते हैं, अर्थात 1440 मिनट लगते हैं। 24 घंटे बराबर 1440 मिनट। 24 घंटे घूमने में 1440 मिनट लगा देती है, तो एक डिग्री घूमने में से कितना समय लगेगा, तो 1440 बटे 360, 1440 बटे 360 अगर हम कर देते हैं तो एक डिग्री घूमने में हम अर्थ का टाइम निकाल लेंगे। 0 से 36 से अगर 144 को हम कट करें तो ये 4 बार में कट जाएगा। मतलब क्या कि 4 मिनट लगते हैं अर्थ को एक लॉन्गिट्यूड घूमने में। यहां से हमने क्या देखा कि पूरे 24 घंटे लगते हैं अर्थ को घूम जाने में सूरज के चारों। अर्थ पे 360 डिग्री का कोण बनता है, ये हमने पीछे लॉन्गिट्यूड में देख लिया। अब 360 डिग्री घूमने में से लग रहे हैं 1440 मिनट, तो एक डिग्री घूमने में लेगी 4 मिनट। अब आप ये जानते हैं कि सूर्योदय जो होता है हमेशा पूरब दिशा में होता है। इसे मिटा लेते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। सूर्योदय हमारा हम अक्सर नहीं, सूर्योदय हमारा हमेशा पूरब दिशा में होता है। पूरब दिशा में होने की वजह से जो लॉन्गिट्यूड इस दिशा में होंगे, मतलब पूर्वी दिशा में होंगे, सूर्य की सबसे पहली किरण वहीं पर पड़ेगी। तो जब सूर्योदय होगा तो यहाँ के जो सबसे करीब वाले लैटिट्यूड होंगे उन पे सुबह जल्दी हो जाएगी। अब यहां से यहां वाले लैटिट्यूड तक पहुंचने में अर्थ को टाइम लग जाएगा 4 मिनट। कितना टाइम लग जाएगा, 4 मिनट यहां से यहां तक आने में। मतलब कि अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे 90 डिग्री है, सपोज करें कि ये बीच 90 नहीं मानते, हम इसे 100 मान लिया कि 100 डिग्री का लैटिट्यूड है, और यहाँ जब सूर्योदय हुआ तो सबसे पहले धूप यहाँ हुई, तब 100 से पीछे जब 98 तक धूप जाएगी तब तक 2 डिग्री का गैप होने की वजह से उसे 8 मिनट लग चुके होंगे। इस तरह से पीछे जाते समय टाइम बदलता चला जाता है। सबसे पहले यहाँ होगी तो यहाँ से पीछे के टाइम में 4 मिनट डिले से पहुंचेगी, यहाँ भी 4 मिनट डिले से, एक एक लैटिट्यूड पे वो कुछ मिनट देरी से पहुंचेगी। तो सूर्योदय जब वहां पे होगा तब तक टाइम का गैप आ चुका होगा। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ है हमारा 68 और यहाँ है 97। तो दोस्तों अगर सूर्योदय होगा तो पूरब में ही होगा, तो सबसे पहले सूरज की किरण यहाँ पड़ेगी। ये तो आप देख के समझ सकते हैं, सबसे पहले सूरज की किरण यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पे सूर्योदय जल्दी हो जाएगा, और चूंकि ये हिस्सा पीछे है तो यहाँ पे सूर्योदय बाद में होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, तो देखते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में लैटिट्यूड कितने निकले हैं। 97 से 68 को अगर हम घटाएं, 97 से 68 को अगर घटाया जाए तो अप्रॉक्स हमें 30 लॉन्गिट्यूड मिल जाएंगे, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्स हमें 30 लॉन्गिट्यूड मिल जाएंगे इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में हमें 30 लॉन्गिट्यूड मिल जाएंगे। और अभी आपने देखा कि एक लॉन्गिट्यूड पे समय बदलने में 4 मिनट लग रहा था, तो मतलब टोटल 120 मिनट लग जाएंगे यहाँ उगे हुए सूरज को यहाँ आने। कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे के टाइम का गैप पाया जाता है। ये क्या बात हुई है, ये क्या बता रहे हैं, ये आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा तो होता नहीं है, अरुणाचल वाले भी वही समय देखते हैं, हम भी वही समय देखते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, ये आप गलत बता रहे हैं। लेकिन ऐसा ही है, 97 यहाँ पे वैल्यू है, 68 यहाँ पे। सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होता है अरुणाचल में, पूरब दिशा के जो देश हैं उसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है। जापान सबसे ईस्ट में है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है, इस वजह से उसे उगते सूरज का देश कहते हैं। तो उस हिसाब से हम अपनी बात करें अगर, तो यहाँ पे सूर्योदय पहले होता है, यहाँ पे बाद में होता है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 घंटे का है। मतलब गुजरात में जो समय होगा अरुणाचल के समय से 2 घंटे डिले दिखाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब सपोज करिए ऐसा होगा तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। गुजरात में कोई मैटर हुआ तो अगर न्यूज रिपोर्टर्स बताएंगे कि 12 बजे का मैटर हुआ है, और यहाँ पे जो आदमी होगा तो कहेगा कि 12 तो बहुत पहले का बज चुका है, तो लाइव तुम कैसे दिखा रहे हो। इस हिसाब से दोस्तों सपोज करिए कि अगर यहाँ पे लाइव मैच चल रहा है, यहाँ पे लाइव मैच चल रहा है और उसका प्रसारण करना है, प्रसारण मतलब टेलीकास्ट करना है,
तो अगर यहाँ पे अगर ये मैच सुबह के 5 बजे हो रहा होगा तो यहाँ पे उस समय जो होगा वो 7 बज रहा होगा। तो 2 घंटे का गैप है, लाइव दिखा रहा है। यहां से टीवी रिपोर्टर कहेगा कि 5 बज रहा है और अरुणाचल वाले कहेंगे लेकिन मेरी घड़ी में तो 7 बज रहा है, तो इसका मतलब न्यूज 2 घंटे डिले से आ रही है। तो ये समस्या से बचने के लिए भारत ने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला, उसे कहते हैं इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन। और वो रास्ता हमारा जाता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी से, दोनों ऑप्शन में मिलता है, कहीं कहीं मिर्जापुर, कहीं कहीं इलाहाबाद का नैनी। यह जो लाइन भारत में बीच में खींची गई, इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम कहा गया। भारत की मानक समय रेखा, यह भी एक लॉन्गिट्यूड है जिसकी वैल्यू 82 डिग्री और 30 मिनट, इसके हिसाब से इसे बनाया गया है। यहां से जो लाइन गुजरती है, बीच की रेखा ये जो है, इस पे जो वक्त हो रहा होगा उसे ही पूरे भारत के लिए समय मान लिया जाएगा। इसी वजह से चाहे आप यहां पर बैठे हो या यहाँ पे, हमारी घड़ियां हमेशा वही समय दिखाती हैं जो यहाँ उत्तर प्रदेश में हो रहा होगा। मिर्जापुर के ही टाइम से इलाहाबाद के नैनी के ही टाइम को भारत के लिए राष्ट्रीय समय मान लिया गया है, जिससे राष्ट्रीय समय के नाम से हम जानते हैं, मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो समय होगा वही हमारा मानक समय माना जाएगा। तो इस हिसाब से घड़ियों में अलग अलग टाइम में गैप होने के बाद भी हमेशा घड़ियां भारत में एक ही समय दिखाती हैं। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें लैटिट्यूड से रिलेटेड, लॉन्गिट्यूड से, समय से रिलेटेड। आइए एक और बात इसमें जानते हैं कि इसका इंटरनेशनल टाइम से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि जो भारत की टाइमलाइन है, अगर लॉन्गिट्यूड खींच ले फटाक से, तो 0 डिग्री वाले को इंटरनेशनल कहा और अपनी लाइन को 82 वाले को हमने नेशनल का दर्जा दे दिया। तो 0 से 82 गैप कितने का हो रहा है, तो अगर हम 4 से गुणा कर दें, इसमें 82 से 4 का गुणा करिए, 4 का गुणा करिए, 4 दूना 8, 8 चौका 32, ठीक है, 328 मिनट। और 1/2 है तो मतलब आधे का 2 मिनट और जुड़ेगा, तो यहाँ पे 2 मिनट और जोड़ लिए तो हो गया 330 मिनट। अब 330 मिनट को अगर घंटे में बदलें तो हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। मतलब क्या कि 0 डिग्री इंटरनेशनल टाइम से भारत के टाइम के बीच में जो गैप है वो 5.5 घंटे का पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर भारत में 5:30 बजे की सुबह हो रहे होंगे, भारत में अगर 5:30 बजे का सुबह का समय होगा, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर में रात के 12 बज रहे होंगे। समय से हमें क्लियर हो गया। किसी भी देश का हमें समय जब निकालना होगा, हमें टाइम निकालना होता है कि यहाँ के टाइम से इंटरनेशनल टाइम में क्या गैप है, तो हम सबसे पहले इंटरनेशनल टाइम ले लेते हैं जो 0 डिग्री पे है, और फिर अपने देश का स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं, वो है 82। उन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं 4 का गुणा करके, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड घूमने 4 मिनट लगता है। हमें हमारा 330 मिल गया, 330 को हमने मिनट में बदला, सॉरी 330 का लेडी मिनट में, इसे घंटे में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट होगा। मतलब यहाँ 0 डिग्री लंदन से भारत में आने में 5.5 घंटे का गैप होता है समय के। सुबह के अगर 5:30 नहीं भारत में बज रहे होंगे तो इंग्लैंड में उस समय रात के 12 बज रहे होंगे। ये है हमारा इंटरनेशनल टाइम से गैप। किसी भी दो देश का अगर स्टैंडर्ड टाइम आपको पता होगा तो दोनों के बीच अंतर निकालिए, 4 से गुणा करिए, आपको पता चल जाएगा कि दोनों देशों के बीच में टाइम का गैप कितने मिनट या कितने घंटे का है। तो दोस्तों ये रही हमारी कुछ जरूरी बातें। अब हम आगे इसमें चलते हैं, भारत की ओर देख लेते हैं। भारत हमारा एक बहुत बड़ा देश है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। साथ ही साथ यह पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% अकेले ग्रहण करता है। पूरी दुनिया में जो लैंड का जो वितरण है, जो क्षेत्रफल का बंटवारा हुआ है, उसके हिसाब से भारत के पास उसका 2.4% है। लैंड बाउंड्री अगर भारत की देखी जाए, स्थल सीमा है तो 15,200 किलोमीटर है। और साथ ही साथ इसकी जो कोस्टल, भारत का जो तट का विशाल क्षेत्र है, उसकी जो एरिया है वो है 7,516 किलोमीटर। अंडमान निकोबार और सारे द्वीपों को एक साथ लेकर के ये 7,516.6 किलोमीटर का लंबा तटीय क्षेत्र बनाता है। तो और ये है इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना जो कि तिब्बत जो कि चाइना के कंट्रोल में है, यहाँ पूरा चाइना का क्षेत्र, बांग्लादेश, यहाँ नीचे श्रीलंका, यहाँ मालदीव। ये रहे भारत के हमारे कुछ पड़ोसी देश। और ये रही हमारे चैप्टर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें।
जो आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें टेक्स्ट करके, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।